हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसका विकास। ठीक है, इस लेसन के अंदर हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के बात यह है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे वो तारे हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे वो उल्का पिंड हो, इन सब का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहीं पर मैंने एक टॉपिक डाल रखा है, भूगोल के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए, आपकी किताब के अंदर सिद्धांत से संबंधित टॉपिक दिया हुआ होगा, आप एक बार देख लेंगे। देखिए, भूगोल जो है वो दो सिद्धांतों पे काम करती है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। एक आरंभिक सिद्धांत और एक है आधुनिक सिद्धांत। ये दो तरह के सिद्धांत है और ये दोनों ही सिद्धांत अलग अलग जगहों के बारे में, या फिर हम कहें कि ये जो आरंभिक सिद्धांत है वो किस चीज के बारे में आपको अध्ययन करवाएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। मतलब ये सिद्धांत जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, और यहां पे जो आधुनिक सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। मतलब ये कि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भूगोल के प्रमुख सिद्धांत से संबंधित है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भूगोल के प्रमुख दो सिद्धांत कौन से हैं, तो आपको बताने हैं एक आरंभिक सिद्धांत और एक आधुनिक सिद्धांत। अब आपसे यह क्वेश्चन कर लिया जाए कि आरंभिक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि आरंभिक सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, जैसे कि लेसन नंबर 2 हमारे इसी का नाम है। और दूसरा सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत है, जो कि किससे संबंधित है, आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, ब्रह्मांड कैसे बना, शुरुआत में ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे उसका जन्म हुआ, उसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला बिंदु डालेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो आरंभिक सिद्धांत से संबंधित है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज आरंभिक सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो पहला बिंदु डाल लेंगे आरंभिक सिद्धांत। और आरंभिक सिद्धांत किससे संबंधित है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, देखिए हमारे इस धरातल के ऊपर जो भी खोज होती है, आपने देखा होगा कोई एक व्यक्ति तो खोज करता नहीं है। इस धरातल पे हो, चाहे वो इस धरातल से बाहर हो, अंतरिक्ष हो, चाहे वो सूर्य, चंद्रमा, आकाश, उल्का पिंड हो, कुछ भी हो, जो भी आपको धरातल पे दिखाई देता है, उनकी जो खोजें होती है वो खोज कोई एक व्यक्ति ना करके कई वैज्ञानिक या फिर हम कहें कई दार्शनिक व्यक्ति जो कि भूगोल से संबंधित होते हैं, विज्ञान से संबंधित होते हैं, उन सब की खोज करते हैं। और हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी हम पढ़ रहे हैं आरंभिक सिद्धांत, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। अब यहां पर पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खोज कर रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अनेकों दार्शनिक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से परिकल्पना प्रस्तुत की। अब हमारी किताब के अंदर कुछ परिकल्पना दी हुई है। ठीक है, जैसे कि इमैनुअल कांट ने परिकल्पना दी, जैसे कि गणितज्ञ लाप्लेस ने परिकल्पना दी, जैसे कि ओटो सीमर ने दी, जैसे कि कार्ल वाइजास्कर ने दी। अब इनका नाम क्यों आया, ऐसे तो हजारों सैकड़ों वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था, लेकिन इन्हीं मुख्य वैज्ञानिक कहो चाहे दार्शनिक वैज्ञानिक कहो, इन्हीं का नाम इसलिए आया क्योंकि हजारों लोगों ने इन वैज्ञानिकों के, इन दार्शनिक वैज्ञानिकों के परिकल्पना को मान्यता दी है, या फिर हम कहें कि इनकी परिकल्पना मान्य है। ठीक है, सहमति कई वैज्ञानिकों ने दी, इसलिए इनकी परिकल्पना सर्वोत्तम मानी जाती है, या फिर हम कहें कि इनकी परिकल्पना मान्य की जाती है कि इन्होंने ये कह दिया कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई है, तो सब लोगों ने सहमत हो गए। तो इसलिए कुछ वैज्ञानिक ऐसे निकले या कुछ दार्शनिक लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी, और कई वैज्ञानिकों ने इनकी परिकल्पना को मान्यता दी है। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कई दार्शनिक वैज्ञानिक आए, कई वैज्ञानिक
कई लोग आए और अपनी अपनी परिकल्पना दी। सबसे पहली परिकल्पना, अब मैं बात करता हूं सर्वप्रथम परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इस व्यक्ति ने बताया। प्रथम प्रारंभिक या फिर हम कहें लोकप्रिय मत जो दिया था पृथ्वी की उत्पत्ति का, वो संबंधित था जर्मन व्यक्ति था, उसका नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले लोकप्रिय मत दिया था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। बोलिए आगे बात समझ। तो ये आपका मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट क्वेश्चन भी है। अब आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि भैया बताइए कि आरंभिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रथम प्रारंभिक या फिर लोकप्रिय मत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना किस व्यक्ति ने दी। तो आपको बताना है सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, इस व्यक्ति ने पहली बार पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। समझ में आई बात। तो यहां पर आपको लिखना क्या है, कहां से आपको शुरू करना है, आपको पहली लाइन लिखनी है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, अनेकों, ठीक है, अनेकों दार्शनिक व वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, मतलब बहुत वैज्ञानिक हुए, कई दार्शनिक हुए जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया, अपनी अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। लेकिन परंतु, मोल डाल रहा हूं यहां पर और इसको याद भी करना आपको, ठीक है, परंतु सर्वप्रथम कह दीजिए, पहली बार, ठीक है, प्रथम कह दीजिए या फिर कह दीजिए आरंभिक कह दीजिए, प्रारंभिक कह दीजिए या फिर कह दीजिए लोकप्रिय, लोकप्रिय मत पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वप्रथम जर्मन, ये कहां का था व्यक्ति, जर्मनी का, ठीक है, जर्मन दार्शनिक कौन था, इमैनुअल कांट, ठीक है, इमैनुअल कांट ने दिया। बोलिए आगे बात समझे। ये वो व्यक्ति था जिसने पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार जिस व्यक्ति ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना को प्रस्तुत किया। परंतु सर्वप्रथम, प्रथम प्रारंभिक लोकप्रिय मत पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने दिया। यह उत्पत्ति की परिकल्पना जोड़ दीजिए यहां पे, परिकल्पना सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने दिया। यह लाइन आपके समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछ लिया जाए किसने दिया, तो आपका नाम मुंह पे होना चाहिए, इमैनुअल कांट। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया, सबसे पहले इमैनुअल कांट ने बताया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। और आरंभिक सिद्धांत किससे संबंधित था, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसने तो अपना काम कर दिया, इसने पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में बता दिया कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इस तरीके से हुई है। कैसे हुई है आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, मैं इस पे बाद में चर्चा भी नहीं करूंगा, मैं आगे की ओर बढ़ूंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले इमैनुअल कांट ने बताया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इमैनुअल कांट के बाद में कौन सा व्यक्ति आया। तो मैं बता दूं 1796 ईस्वी की बात थी। कब की बात थी, 1796। 1796 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति आया, उसका नाम था गणितज्ञ लाप्लेस। इस लाप्लेस ने इमैनुअल कांट की जो परिकल्पना थी उसके अंदर संशोधन किया कुछ मात्रा में, और संशोधन करके अपनी परिकल्पना का नाम दिया निहारिका परिकल्पना। ये निहारिका परिकल्पना जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि 1796 में इमैनुअल कांट के बाद, इमैनुअल कांट ने तो कह दिया भैया पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसी हुई है, लेकिन गणितज्ञ लाप्लेस नाम के व्यक्ति को इमैनुअल कांट की परिकल्पना पसंद नहीं आई।
ठीक है, कईयों की होती है आदत कि भैया ये तो गलत बता रहा है, मैं बिल्कुल जाता हूं, मेरी परिकल्पना सर्वज्ञ है या मेरी परिकल्पना जो है वो मान्य होनी चाहिए। तो 1996 के अंदर गणितज्ञ लाप्लेस आता है। आते ही इमैनुअल कांट की परिकल्पना के अंदर संशोधन करता है और अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करता है, उसका नाम है निहारिका परिकल्पना। ठीक है, अब वो निहारिका परिकल्पना जो है, उस परिकल्पना में इमैनुअल कांट क्या बात कहता है? वो कहता है कि इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, या फिर हम कहें पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये कह रहा है कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है। मतलब वो ये बात कह रहा है कि इस आकाश के अंदर जब कुछ भी नहीं था, ना कोई ग्रह था, ना कोई उल्का पिंड थी, ना कोई शुद्ध ग्रह था, कुछ भी नहीं था, कोई भी ग्रह नहीं था, तो ये कह रहा है कि भाई गणितज्ञ लाप्लास ये कह रहा है कि मैं एक निहारिका परिकल्पना दे रहा हूं और ये परिकल्पना के अनुसार मैं ये बता रहा हूं कि आपको कि ग्रह का जो निर्माण हुआ है, मतलब पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर छोटे छोटे पदार्थ फैले हुए थे और वो फैले हुए पदार्थों को क्या नाम दिया? बादल। ठीक है, अब क्या होता है, धीमी गति से घूम रहे थे वो पदार्थ के बादल। अब हुआ क्या कि वो अवस्था थी सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित था। मतलब अभी नया सूर्य बना था और सूर्य से निकले हुए जो भी पदार्थ थे, बाहर की ओर निकले हुए थे, उन्हीं पदार्थों से, वो कहना चाहता है कि उन्हीं पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ है। इतनी सी बात कह के निहारिका परिकल्पना को वो प्रस्तुत कर देता है। समझ में आई बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए। 1996 के अंदर गणितज्ञ लाप्लेस जी आते हैं और इमैनुअल कांट की परिकल्पना में संशोधन करते हैं और अपनी परिकल्पना का नाम देते हैं निहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार वो बताता है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। बोलिए आगे बात समझ में? ये बात कह के अपनी बात को स्टॉप कर देता है, ये बताता है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो आपको लिखना क्या है? 1996 में गणितज्ञ लाप्लेस, ठीक है, एक व्यक्ति था, उसका नाम था गणितज्ञ लाप्लेस, ने अब किसके अंदर उसने गड़बड़ी की, संशोधन की? इमैनुअल कांट की परिकल्पना में कुछ संशोधन कर अपनी परिकल्पना निहारिका परिकल्पना को क्या किया? प्रस्तुत किया। ठीक है, यहां पर निहारिका परिकल्पना जो है, ये किसकी परिकल्पना हो गई? ये हो गई गणितज्ञ लाप्लेस की। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निहारिका परिकल्पना किससे संबंधित है, तो ये परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। आपसे पूछ लिया जाए कि निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले दार्शनिक वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो उसका नाम था गणितज्ञ लाप्लेस। समझ में आई बात? ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गणितज्ञ लाप्लेस ने किस वैज्ञानिक या दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक वैज्ञानिक के परिकल्पना में संशोधन किया, तो वो किया किसके? इमैनुअल कांट के। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? इस परिकल्पना के अनुसार, अब वो बता रहा है इस परिकल्पना के बारे में। वो कह रहा है कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है? धीमी गति से घूमते हुए, धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। बोलिए आगे बात समझ में? उसने इतनी सी बात बताई है निहारिका परिकल्पना के अंदर कि भैया
पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर कह दीजिए ग्रहों का निर्माण जो हुआ है वो धीमी गति से पदार्थ फैले हुए थे जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, जिसे हम बिग बैंग का सिद्धांत कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि आधुनिक सिद्धांत से संबंधित है कि जैसे ही ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था बिग बैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब ऊर्जा निकल रही थी तो वो ऊर्जा जब ठंडी हुई तो ठंडी ऊर्जा जैसे ही बदलती है ऊर्जा ठंडी में, या कहें कि ऊर्जा जब ठंडी होती है तो पदार्थ बन जाते हैं। वो पदार्थ ब्रह्मांड में फैले हुए थे, उन पदार्थों से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये बात निहारिका परिकल्पना में गणितज्ञ लाप्लास कहना चाहता है कि भैया बादल पदार्थों का था या बहुत सारे पदार्थ फैले हुए थे, वो धीमी गति से घूम रहे थे और उसी से ग्रह बन गया। सही में आई बात? ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1950 की। भैया 1950 के अंदर क्या होता है, और दो व्यक्ति आ जाते हैं। पहले तो इमैनुअल कांट आया, फिर उसके बाद में आपके गणितज्ञ लाप्लास जी आ गए। उनको लगा कि इमैनुअल कांट कच्चा खिलाड़ी है, या इमैनुअल कांट ने क्या परिकल्पना दी है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं। तो इमैनुअल कांट की परिकल्पना को हटाकर खुद की परिकल्पना दे दी गणितज्ञ लाप्लास ने, कौन सी? निहारिका परिकल्पना। अब निहारिका परिकल्पना चल रही है, उसके बाद में और व्यक्ति आते हैं, उनका नाम था ओटो सीमन और एक था कार्ल वाइजास्कर। 1950 के अंदर जब वो आते हैं तो उन्होंने पढ़ा कौन सी परिकल्पना के बारे में? निहारिका परिकल्पना। एक शेर है तो उसका डबल शेर है और फिर बब्बर शेर है और तीसरा व्यक्ति आता है, ठीक है ना, वो ओटो सीमन और कार्ल वाइजास्कर। 1990 के अंदर रूस का ये व्यक्ति था ओटो सीमन और जर्मनी का था कार्ल वाइजास्कर। इन्होंने एक जो निहारिका परिकल्पना थी उसमें संशोधन कर दिया। मतलब जो गणितज्ञ लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी थी और जिन्होंने ये बताया था, ये इस परिकल्पना में संशोधन कर दिया। अब वो क्या संशोधन किया उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए उसको अब नए पेज से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, ठीक है। फिर 1950 के अंदर ओटो सीमन और कार्ल वाइजास्कर ने क्या निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया आपको, 1950 ईस्वी में रूस के ओटो सीमन व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। अब समझिए इस चीज को। पहले इमैनुअल कांट आता है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताता है। फिर गणितज्ञ लाप्लास आता है जो निहारिका परिकल्पना के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताता है। फिर निहारिका परिकल्पना में संशोधन करके कौन आ जाता है, रूस का ओटो सीमन और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर। इन्होंने निहारिका परिकल्पना में संशोधन कर दिया। वो क्या कहता है, उनके विचारों के अनुसार, इन दोनों के विचारों के अनुसार सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है। मतलब सूर्य है, उसके चारों ओर सौर निहारिकाएं हैं। निहारिकाएं कहे तो बहुत सारे एक तरीके से तारों का समूह कह दीजिए, या फिर उसमें बहुत सारे पदार्थ कह दीजिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के तारों का समूह आप कह सकते हो, ठीक है, जहां पर मुख्यतः हाइड्रोजन है, हीलियम है और धूल के कण है। कुल मिला के बात यह जो सौर निहारिका जो है, जो कि सूर्य को चारों तरफ से घेर रखा है, इस सौर निहारिका की खास बात क्या है कि यह हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बनी है। इन कणों के अंदर जब घर्षण होता है और उनके बीच में जो टकराव होता है, उस टकराव से एक चपटी तस्तरी की आकृति से एक बादल का निर्माण हुआ। जैसे जैसे उन बादलों का निर्माण बढ़ता गया तो वह ग्रहों के अंदर परिवर्तित हो गया। समझ में आई बात? ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है ओटो सीमन और कार्ल वाइजास्कर। समझ में आई बात? मतलब अपने विचार निहारिका परिकल्पना के कुछ संशोधन, कुछ ही संशोधन है, तो वो भी पदार्थ का बादल ही बता रहा है निहारिका परिकल्पना के अंतर्गत, और ये भी धूल के कण ही वही पदार्थ के बादल ही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने थोड़ा हाइड्रोजन, हीलियम, धूल के कण थोड़ा मिक्स करके घर्षण कर दिया, टकराने से चपटी तस्तरी आकृति बादल बना दिया। बादल तो वो भी बना रहा था, धूल के कणों का बादल।
तो कुछ मात्रा में, क्योंकि अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए हर वैज्ञानिक, हर दार्शनिक वैज्ञानिक अपने आप को बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ संशोधन जरूर करता है, भाई मेरे को भी कुछ जाने। तो ऐसे फिर उसको भी मान्यता मिल गई, लोग जानने लगे। ठीक है, तो यहां पर ये व्यक्ति क्या कहता है, ये कहता है उनके विचारों के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार। अब ये क्या विचार रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सूर्य जो है, सूर्य, ठीक है, आपका सूर्य एक सौर निहारिका से क्या है, घिरा हुआ है। मतलब आपका सूर्य है और ये चारों तरफ से सौर निहारिकाओं से घिरा हुआ है। अब सौर निहारिका यहां पर क्या है, ठीक है, जो मुख्यतः, अब ये जो चारों तरफ जो निहारिकाएं हैं, ये है क्या, एक्चुअल में है क्या, ये है हाइड्रोजन, हीलियम व धूल के कण। ये तीन चीज ने सूर्य को चारों तरफ से क्या कर रखा है, घेर रखा है। समझ में आई बात। अब होता क्या है, ये छोटे छोटे जो कण हैं, धूली कण, ये हाइड्रोजन इन कणों के अंदर, इन्हीं के अंदर हीलियम है। अब इनमें आपस में क्या होता है, घर्षण होता है। ये जितने भी कण हैं इनमें क्या होता है, आपस में घर्षण होता है। लिखेंगे इन कणों में घर्षण व टकराव होता है। ठीक है, अब घर्षण हुआ, टकराव हुआ, तो हुआ क्या, एक चपटी तस्तरी की आकृति का बादल का निर्माण हुआ। ठीक है, एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। मतलब चपटी तस्तरी आकृति कैसी, ऐसे गोल आकृति, इस तरीके से एक आकृति का क्या हो गया, निर्माण, एक चपटी आकृति। ठीक है, आकृति का निर्माण हुआ। इस बादल में जब वृद्धि हुई तो वह एक ग्रह में बदल गया। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से पृथ्वी का क्या हो गया, निर्माण हो गया। बोलिए आगे बात समझ में। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुरू से कर रहा हूं। अब देखिए आरंभिक सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहला, मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले स्थान पर जो था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, इमैनुअल कांट, जो कि लोकप्रिय मत था, जो कि सर्वप्रथम मत था, जो कि एक तरीके से सर्वमान्य एक मत इमैनुअल कांट ने दिया। फिर उसके बाद में 1796 ईस्वी आती है, उसके अंदर गणितज्ञ लाप्लेस आ जाते हैं। उन्होंने कहा भैया इमैनुअल कांट ने जो भी पढ़ाया आपको, जो भी समझाया आपको, सब कुछ गलत है, भैया जो मैं बता रहा हूं वो सही है। तो गणितज्ञ लाप्लेस ने 1996 के अंदर एक परिकल्पना प्रस्तुत की, उसका नाम था निहारिका परिकल्पना। अब निहारिका परिकल्पना के बारे में गणितज्ञ लाप्लेस जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण हुआ था धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से, जो कि सूर्य की क्या है, युवा अवस्था है। ठीक है, चलिए अब निहारिका परिकल्पना भी प्रस्तुत कर दी गणितज्ञ लाप्लेस ने। फिर उसके बाद में 1950 के अंदर भैया आ जाते हैं रूस के ऑटो सीमिड और जर्मनी के कॉलवाइजर्स। वो ये कहते हैं भैया निहारिका परिकल्पना के बारे में उसने जो बताया है ना गणितज्ञ लाप्लेस ने, वो ठीक नहीं है, मैं उसमें कुछ संशोधन कर रहा हूं। तो इन दोनों ने क्या किया, जो आपकी निहारिका परिकल्पना थी उसके अंदर चेंजेस कर दिया। उनके विचारों के अनुसार वो क्या कहते हैं कि भैया सूर्य जो है वो एक सौर निहारिकाओं से घिरा हुआ है। अब सौर निहारिका क्या है, मुख्यतः एक हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बना है जो आपकी निहारिका है। इन कणों में क्या होता है, घर्षण होता है। इन कणों में क्या होता है, टकराव होता है, और टकराव और घर्षण की कंडीशन से एक चपटी तस्तरी की आकृति बनती है। ये चपटी तस्तरी आकृति जो था वो एक बादल का रूप निर्माण करती है, और फिर जब ये बादल धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो वो बदल जाता है किसमें, ग्रहों के अंदर, और वहीं पर पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये चीज तो बताई गई है आरंभिक सिद्धांत के अंतर्गत, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। इसमें तीन व्यक्ति, तीन परिकल्पना, एक इमैनुअल
कांट आया, फिर सेकंड नंबर पे कौन आया, गणितज्ञ लाप्लेसी आए, फिर तीसरे नंबर पे कौन आया, ओटो श्मिट और कॉलवाइजस्कर। इन तीनों ने इस परिकल्पना के बारे में बताया समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने आप की मान्यता को प्रस्तुत करने के लिए, और इनकी मान्यता को मान्यता भी दी है लोगों ने, इनके परिकल्पना को लोगों ने सराहा भी है, इसलिए आज हम इनकी परिकल्पना को मानते भी है। ठीक है, तो यहीं पर अपना ये आरंभिक सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा आधुनिक सिद्धांत के बारे में, और आधुनिक सिद्धांत किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बोलते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम फिर से मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।